दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है यूजीसी नेट परीक्षा जून 2010 का राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र। इसमें हम कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो जो है इसमें हम कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो राजनीतिक सिद्धांत और विचार से है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है आपके दिव्य अधिकार सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, अनुमोदन का सिद्धांत और सामाजिक समझौता और दिव्य अधिकार सिद्धांत दोनों। तो सही उत्तर है दोस्तों सामाजिक समझौता और दिव्य अधिकार सिद्धांत दोनों। यानी जो राज्य का जो सिद्धांत है शांति पर्व में राज्य के सामाजिक समझौता और दैवी अधिकार का सिद्धांत दोनों का ही प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है गांधी के अनुसार। तो दोस्तों गांधी के अनुसार इनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लक्ष्यों और साधनों के बीच कोई संबंध नहीं है। दूसरा है लक्ष्य साधनों को उचित सिद्ध करते हैं। तीसरा है साधन महत्वपूर्ण नहीं है और चौथा है लक्ष्य और साधन अंतः संबंधित हैं। तो दोस्तों महात्मा गांधी के अनुसार लक्ष्य और साधन अंतः संबंधित हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। गांधी जी का दर्शन एक नैतिक दर्शन है, अतः वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल देते हैं। और गांधी जी का मानना था कि अच्छे साधनों से ही अच्छे साध्य की प्राप्ति की जा सकती है। यानी किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसके साधन भी उचित या अच्छे होने चाहिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सामाजिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए। सामाजिक कल्याण या सार्वजनिक कल्याण जो है वो किसी विधि बनाने वाले विधायक का उद्देश्य होना चाहिए। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? आपके ऑप्शन हैं हाब्स, प्लेटो, मार्क्स और बेंथम। तो दोस्तों सही उत्तर है बेंथम। सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, ये बेंथम का कथन है। बेंथम एक उपयोगितावादी था और उसका मानना था कि वही कानून श्रेष्ठ होते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक हित या कल्याण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कथन है, किसने कहा था कि व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है? तो आप सभी जानते हैं ये प्रसिद्ध कथन रूसो का है। रूसो का मानना था कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र वह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और जो समस्या है वो संपत्ति के उद्भव के कारण हुई है। रूसो का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य मासूम और एक निर्दोष प्राणी था, यानी वह एक सभ्य जंगली की तरह जीवन व्यतीत करता था, लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति के उदय ने उसके अंदर सारे दोषों को भर दिया। अगला प्रश्न है, सामान्य से विशेष तक की कार्रवाई की पद्धति क्या होती है? तो सामान्य से विशेष तक की कार्रवाई होती है निगमनात्मक पद्धति, यानी डिडक्टिव मेथड। तो दोस्तों सामान्य से विशेष तक की कार्रवाई की पद्धति जो होती है याद रखिएगा निगमनात्मक पद्धति है, और विशेष से सामान्य ये होता है आगमनात्मक पद्धति। अगला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध कथन है, विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है। तो ये जो ऑप्शन है आपके प्लेटो, सुकरात, हीगल और मार्क्स। तो दोस्तों मार्क्स मानता था कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है, और मार्क्स का द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास था और इसी के आधार पर वह विश्व के विकास की प्रक्रिया का वर्णन किया है। द्वंद्वात्मक पद्धति में ये माना जाता है कि विकास विरोधी तत्वों में निहित संघर्ष के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों या नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि आपके ऑप्शन हैं सामाजिक हितों को वैयक्तिक हितों के ऊपर रखता है, ये मानता है कि समाज में पूर्व अधिकार मौजूद थे, और ये मानता है कि अधिकार प्रभुसत्ता की उत्पत्ति है। एक ऑप्शन है कि अधिकारों की सामाजिक मान्यता पर अत्यधिक जोर देता है।
तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना ये है कि ये मानता है कि समाज में पूर्व अधिकार मौजूद थे। अगला प्रश्न है संपत्ति का पात्रता या हकदारी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। संपत्ति का पात्रता या हकदारी का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले विचारकों में कौन है? तो आपके ऑप्शन है जॉन लॉक, जॉन रॉल्स, नाजिक और रूसो। तो सही उत्तर है दोस्तों रॉबर्ट नाजिक। रॉबर्ट नाजिक जो था ये न्याय सिद्धांत के हकदारी सिद्धांत को का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत में ये माना जाता है कि ये जो सिद्धांत है हकदारी सिद्धांत संपत्ति का वो वितरणात्मक न्याय के दृष्टिकोण के प्रतिकूल है और उसके अनुसार यदि राज्य व्यक्ति के किसी कार्य का विरोध करता है जो कि व्यक्ति का हक है तो वह अन्याय माना जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य एक आवश्यक बुराई है यह कथन संकेत करता है। ऑप्शन ए है आपका राज्य का अराजकतावादी सिद्धांत, बी है राज्य का व्यष्टिवादी सिद्धांत, सी है राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत और डी है राज्य का नव उदार सिद्धांत। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी राज्य का व्यष्टिवादी या राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत ये मानता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। अब देखते हैं तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है। तो ये आपका कथन सही है। कारण क्या दे रहे हैं? सांस्कृतिक बहुलवाद प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्यचलन में अड़चन डालता है। तो ये सही नहीं है, तो इसलिए आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट मर्टन द्वारा प्रतिपादित बड़े शहर में राजनीतिक मशीन की अवधारणा किसके साथ संबंधित है। तो रॉबर्ट मर्टन द्वारा जो प्रतिपादित बड़े शहर में राजनीतिक मशीन की अवधारणा है वो नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी से संबंधित है। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है आपके मैक्स वेबर, डेविड एप्टर, समीर अमीन और अमर्त्य सेन। तो सही उत्तर है दोस्तों समीर अमीन। अल्प विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक समीर अमीन हैं। अल्प विकास का अर्थ क्या होता है? तो अल्प विकास का अर्थ ऐसी परिस्थितियों से है जहां संसाधनों का सक्रियता से प्रयोग हो रहा हो लेकिन उसका प्रयोग इस ढंग से हो रहा है कि उसका लाभ सभी को नहीं केवल प्रधान वर्ग को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं सरकार की निम्नांकित व्यवस्थाओं में से द्विसदनात्मक किसकी अनिवार्य विशेषता है। तो ऑप्शन है संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, ऐकिक व्यवस्था और संघीय व्यवस्था। तो दोस्तों सरकार की ये जो व्यवस्थाएं हैं उनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है या द्विसदनात्मक विधानमंडल ये संघीय व्यवस्था की विशेषता है। संघीय सरकार के जो लक्षण होते हैं उनमें द्विसदनवाद, द्विसरकार शक्तियों का विभाजन और संविधान की सर्वोच्चता तथा संविधान की कठोरता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और इसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व यूनाइटेड किंगडम, बहुदलीय व्यवस्था जो है दोस्तों ये है भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, मत संग्रह स्विट्जरलैंड में किया जाता है और यथोचित विधि प्रक्रम यूनाइटेड किंगडम तो संयुक्त राज्य अमेरिका तो आप इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सामूहिक उत्तरदायित्व यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था भारत में है, मत संग्रह स्विट्जरलैंड में और यथोचित विधि प्रक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो ये देखिए इसका सही जो मिलान होगा वो है रॉबर्ट ए डहल। रॉबर्ट ए डहल दोस्तों डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक, तो ए का 4 हो जाएगा। पटनाम जो है पटनाम का हो जाएगा दोस्तों ये विविक ट्रेडिशन एंड मॉडर्न इटली, विविक ट्रेडिशन इन मॉडर्न इटली जो हो जाएगा ये आपका पटनाम का
फ्रांसिस फुकुयामा, आप जानते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, फ्रांसिस फुकुयामा की कृति है। और सिविक कल्चर जो है ये आमंड और पावल। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो ये जो पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं उनका सही मिलान इस प्रकार से आप करेंगे। अगला प्रश्न जो है वो कथन कारण से संबंधित है। कथन है यूएसए का सीनेट विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। और कारण है कि यूएसए में समस्त राज्यों को सीनेट में एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो दोस्तों कथन और कारण आपके दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कथन कारण से ही। कथन है हित समूह राजनीतिक तंत्रों में अपनी आवाज़ पहुंचाने और वहां के निर्णयकर्ताओं द्वारा अपने हितों की सुरक्षा करवाने हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। सही है। और कारण दे रहे हैं कि हित समूह राजनीतिक दलों को निरंतर समर्थन देते हैं। तो ये गलत है दोस्तों। हित समूह राजनीतिक दलों से अलग होते हैं और हित समूह अपनी मांगों को या अपने समूह के हितों की प्राप्ति के लिए कभी कभी राजनीतिक दलों को समर्थन भी देते हैं और कभी उनका विरोध भी करते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राष्ट्रपति हैं, उनका सही क्रम आपको बताना है। राष्ट्रपति जो हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जॉर्ज बुश सीनियर, बिल क्लिंटन और जॉन एफ कैनेडी। तो सही क्रम आपका हो जाएगा दोस्तों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पहले पे, उसके बाद आपका आ जाएगा जॉन एफ कैनेडी, उसके बाद आएंगे जॉर्ज बुश सीनियर और फिर लास्ट में आ जाएंगे बिल क्लिंटन। तो 1 4 2 3 1 4 2 3 आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुछ घटनाएं हैं उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। घटनाएं हैं भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक, यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशन यानी नौ संविदा कानून, यूरोप में मैस्ट्रिक्ट संधि और बाल्टिक राज्यों का सोवियत यूनियन में विलय। तो सही क्रम है सबसे पहले भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक हो गई, दूसरे स्थान पर बाल्टिक राज्यों का सोवियत यूनियन में विलय, फिर तीसरे स्थान पर आएगा आपका यूरोप में मैस्ट्रिक्ट संधि और चौथे पे आ जाएगा यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशन। तो इस प्रकार से सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है विकास प्रशासन यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख के रूप में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आपके उत्तर हैं मिल्टन एसमैन, फ्रेडरिक्स निकोलसन हेनरी और एडवर्ड बीडनर। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि एडवर्ड बीडनर जो हैं वो राजनीतिक विकास के प्रतिपादक माने जाते हैं और एडवर्ड बीडनर ने विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है भिन्न विभागों के बीच आने जाने वाली सूचना क्या कहलाती है। तो भिन्न भिन्न विभागों के बीच आने जाने वाली सूचना जो है वो पार्श्वीय संप्रेषण कही जाती है। भिन्न भिन्न विभागों के बीच आने जाने वाली सूचना पार्श्वीय संप्रेषण है। संप्रेषण दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होता है और ये दो प्रकार का होता है, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है आपको और इसके आधार पर सही ऑप्शन का चयन करना है। तो आप जानते हैं करिश्माई सत्ता या करिश्मेटिक पावर जो होती है वो वेबर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। प्रशासनिक व्यवहार आपका साइमन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। विकास प्रशासन अभी आपने प्रश्न पढ़ा है वीडनर द्वारा दिया गया और प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो कल्पना है वो रिक्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसके आधार पर ये जो मिलान है इनके आधार पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भारतीय शासन और राजनीति से संबंधित है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से सही कथन कौन सा है। तो आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। सही कथन है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष होता है और उसकी शक्तियां और कार्य लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही होते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका की तर्ज पर बनाया गया है और ये देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है महाराष्ट्र में। दलित पैंथर मूवमेंट 1972 में महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए किस स्थिति पर जोर दिया था? ऑप्शन है धर्म, भाषा, वर्ग और जाति। तो सही उत्तर है कि जो पिछड़ा वर्ग का आयोग बना था उसने जाति के आधार पर सबसे अधिक जोर दिया था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 3743 जातियों की पहचान की थी जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2004 में जब यूपीए सरकार का गठन केंद्र में हुआ था तो सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसका क्या स्थिति थी? तो दोस्तों इसकी स्थिति ये थी कि सीपीआईएम गठबंधन का हिस्सा नहीं था परंतु बाहर से सरकार का समर्थन कर रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, 27वां प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। वित्त आयोग है दोस्तों अनुच्छेद 280। वित्तीय आपातकालीन स्थिति, तो आप जानते हैं वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। राज्यसभा जो है राज्यसभा अनुच्छेद 312 और संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368। तो इन मिलान के आधार पे सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलन करना है और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। मांटफोर्ड सुधार या मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसको कहा जाता है 1919 में। स्वदेश और बहिष्कार आंदोलन 1905 में और गृह शासन आंदोलन आपका 1916 में। होम रूल आंदोलन जो था वो 1916 में चालू किया गया था। तो इस आधार पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित का सही कालानुक्रम बताइए। तो आपके ऑप्शन जो हैं वो हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके बाद जो घटना है A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला, आंतरिक आपातकालीन स्थिति की घोषणा और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला। तो आइए देख लेते हैं किस वर्ष में ये घटनाएं हुई थी। तो सबसे पहले जो है दोस्तों A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला 1950 में हुआ था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला 1973 का है। आंतरिक आपातकालीन स्थिति की घोषणा आप जानते हैं 1975 का है और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो इस प्रकार से ये जो क्रम है ये घटनाओं का सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने का सही कालक्रम बताइए। इसमें प्रधानमंत्री हैं चरण सिंह, वीपी सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई। तो सबसे पहले देखिए लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद आ जाते हैं मोरारजी देसाई, फिर आपके आ जाएंगे चरण सिंह और उसके बाद वीपी सिंह। तो 3, 4, 1, 2 आपका सही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है दोस्तों कि मौलिक अधिकार जो हैं या फंडामेंटल राइट्स लोगों के लिए संविधान में प्रतिस्थापित हैं। सही बात है। तर्क है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर लोग न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है। कारण और कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है भारत में संघ और राज्यों के बीच वैधानिक सत्ता को विभाजित करने की 3 सूचियां हैं। ये आपका सही है। और कारण है कि भारत में संघीय व्यवस्था है। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950 में एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के आधार पर भारत में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी। आपको याद रखना होगा दोस्तों कि प्लानिंग कमीशन को अब समाप्त करके उसके स्थान पर एक नया नीति आयोग स्थापित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में नागरिक सेवा की भर्ती किसकी सिफारिशों पर आधारित है? ऑप्शन है मांटेग्यू चेम्सफोर्ड, मार्ले मिंटो, पॉल एच एपिलबी और लॉर्ड मैकाले।
तो सही उत्तर है लॉर्ड मैकाले। भारत में सिविल सेवा या नागरिक सेवा की भर्ती मैकाले की सिफारिशों पर आधारित है। नागरिक सेवा ब्रिटिश शासन व्यवस्था की देन है। प्रारंभ में इस सेवा की भर्ती के लिए परीक्षाएं जो हैं वो ब्रिटेन में होती थी, लेकिन बाद में इन परीक्षाओं का आयोजन भारत में भी होने लगा था। अगला प्रश्न है, भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के अधिकार में भारत की आकस्मिक निधि रखी गई है। संविधान संसद को भारत की आकस्मिकता निधि का गठन करने की अनुमति देता है और इसके संरक्षक या यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन से संबंधित है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के निम्नांकित प्रकारों में से कौन सा आधुनिक नौकरशाही का आधार है? पारंपरिक, करिश्माई सत्ता, कानूनी विवेकपूर्ण सत्ता और लोकप्रिय सत्ता। तो सही उत्तर है आपका कानूनी विवेकपूर्ण सत्ता। मैक्स वेबर के अनुसार जो आधुनिक नौकरशाही है इसका आधार कानूनी विवेकपूर्ण सत्ता होती है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में लाइन एंड स्टाफ एजेंसियों की अवधारणा कहाँ से उधार ली गई है? तो राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सैनिक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सैनिक प्रशासन से लाइन एंड स्टाफ यानी सूत्र और स्टाफ अभिकरण की धारणा ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है, F.W. टेलर की वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा की आलोचना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंध की जो अवधारणा है F.W. टेलर का है। इसकी आलोचना सबसे पहले मानव संबंध सिद्धांत जो कि एल्टन मेयो द्वारा प्रतिपादित किया गया था इसके द्वारा की गई थी, जहां पर टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत ये मानता है कि सभी प्रकार के जो संगठन होते हैं उनके विकास का आधार तकनीकी और आर्थिक पहलू होता है, लेकिन इसकी आलोचना करते हुए मानव संबंध सिद्धांत में ये विचार दिया गया कि प्रबंधकों की मानवीय स्थिति, प्रेरणा और श्रमिकों के संबंध जो होते हैं इन सब का भी योगदान संगठन के विकास और किसी योजना के उद्देश्य पूर्ति में होता है। अगला प्रश्न है, कुछ सिद्धांतों के प्रकट होने का सही क्रम क्या है? आपके जो सिद्धांत हैं वो है निर्णयन सिद्धांत, मानवीय संबंध सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत और सार्वजनिक विकल्प सिद्धांत। तो सबसे पुराना आपका है क्लासिकल सिद्धांत। सबसे पहले आपका आ जाएगा क्लासिकल सिद्धांत, उसके बाद एल्टन मेयो का मानवीय संबंध सिद्धांत, उसके बाद तीसरे स्थान पर आएगा आपका निर्णयन सिद्धांत जो कि हर्बर्ट साइमन द्वारा दिया गया था। फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा सार्वजनिक विकल्प सिद्धांत। तो 2, 3, 1, 4 जो है वो आपका सही क्रम है। तो 3, 2, 1, 4 तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये प्रश्न पुराना हो गया है। ये पेपर जो है आपका जून 2010 का है। तो देखिए कथन पढ़ लीजिए, लोकपाल की संस्था सरकार के सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद आज तक स्थापित नहीं हो पाई है। ये उस समय के हिसाब से सही था और भारत की संसद में राजनीतिक दल सर्वसम्मति नहीं बना पाते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन अब दोस्तों लोकपाल जो संस्था है उसकी स्थापना हो गई है भारत में। वर्ष 2019 में लोकपाल की स्थापना हो गई है और सर्वोच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जज हैं पिनाकी चंद्र घोष, उनको प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो ये प्रश्न आपके लिए अब किसी महत्व का नहीं रह गया है और आप याद रखिएगा कि लोकपाल जो है प्रथम लोकपाल भारत के पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया है। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। शीत युद्ध शब्द, कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है बर्नार्ड ब्रूच, हैंस जे मर्गेंथाउ, सी के बेवस्टर और कार्ल ड्यूस। तो दोस्तों सही उत्तर है बर्नार्ड ब्रूच। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग बर्नार्ड ब्रूच ने किया था और शीत युद्ध ऐसी स्थिति थी जिसमें पारंपरिक या आमने सामने का युद्ध नहीं होता था, बल्कि एक विचारात्मक और जो है विचारों से लड़ा जाने वाला, प्रचार साधनों से लड़ा जाने वाला युद्ध था और इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति था एक निलंबित मृत्यु की स्थिति में रहता था। अगला प्रश्न है यूएनओ की महासभा में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? आपको याद रहना चाहिए 10 दिसंबर 1948 और 10 दिसंबर को
मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है और इसका जो वर्ष है 10 दिसंबर 1948। अगला प्रश्न है, एशिया और सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है दोस्तों बैंकॉक में आपका एशिया और सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय बैंकॉक में स्थित है। अगला प्रश्न है, समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त, यह कथन किस लेखक द्वारा सामूहिक सुरक्षा के संबंध में दिया गया है? लेखकों के नाम हैं पामर और परकिंस, हंस जे मर्गेंथाउ, मार्टिन कैपलान और कार्ल ड्यूस। तो सही उत्तर हो जाएगा हैंस जे मर्गेंथाउ। दोस्तों सामूहिक सुरक्षा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत है, उसमें ये मान्यता है कि समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त, यानी ये मानता है कि किसी एक राष्ट्र पर होने वाला आक्रमण सभी पर आक्रमण माना जाएगा और उसका मुकाबला सभी राष्ट्र एकजुट होकर करेंगे। और ये विचार या ये शब्दावली सबसे पहले हैंस जे मर्गेंथाउ द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, सही कालक्रम बताना है आपको। अटलांटिक चार्टर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, कासाब्लांका सम्मेलन और याल्टा सम्मेलन। तो सही क्रम है अटलांटिक चार्टर 1941 में, कासाब्लांका सम्मेलन 1943, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 और याल्टा सम्मेलन आपका 1945 में हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मार्टिन कैपलान द्वारा दिए गए मॉडलों का सही कालानुक्रमिक जो है अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों मार्टिन कैपलान द्वारा अपने व्यवस्था सिद्धांत में विश्व व्यवस्था के कुछ मॉडल दिए गए हैं। वो देखिए सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले जो क्रम होता है ये है शक्ति संतुलन व्यवस्था, जो कि 18वीं और 19वीं शताब्दी की व्यवस्था थी। उसके बाद आएगा आपका शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, शक्ति संतुलन के बाद शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, उसके बाद आएगा सुदृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, फिर सार्वभौम जो राष्ट्रीय व्यवस्था, सार्वभौम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, ये आपका लास्ट में आएगा। तो 1 4 3 2 इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो मार्टिन कैपलान द्वारा दिए गए मॉडल हैं, पहले शक्ति संतुलन व्यवस्था है, फिर शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, सुदृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था और एक है अंतिम में सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो कुछ जो घटनाएं हैं या स्थल है, इसका उन देशों से संबंध। फरक्का बांध जो है भारत और बांग्लादेश, फरक्का बांध दोस्तों भारत बांग्लादेश के बीच विवादित जो है ये है। 1 2 3 आणविक समझौता भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का है। श्री माओ शास्त्री समझौता भारत श्रीलंका के बीच है और शांति और मैत्री संधि भारत नेपाल के बीच हुई थी। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कठिन भी है दोस्तों। तो आइए पढ़ते हैं। इनिस क्लाड की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? तो इनिस क्लाड की पुस्तक है पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अब आइए देखते हैं केजे होल्सी की जो बुक है वो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और ए लेराय बर्नेट का हो जाएगा दोस्तों, ए लेराय बर्नेट का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड इशूज। और के नोर और जे एन रोसेना का हो जाएगा कॉन्टेंटिंग अप्रोचेस टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो आप सही उत्तर या सही विकल्प आप इस हिसाब से देख सकते हैं। सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि यथार्थवादी के लिए राष्ट्रीय हित को प्रोन्नत करने के वास्ते सत्ता के बेरहम तलाश नैसर्गिक नियम में स्थित हैं। तो ये सही है। और कारण है कि वे दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि नैतिक और कानूनी उपाय अप्रासंगिक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार करते हैं, उन्हें इच्छा से हटा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। यथार्थवाद मानता है कि राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उसके हितों को पूरा करने का एकमात्र माध्यम होता है। और ये सिद्धांत ये भी मानता है कि किसी भी देश की विदेश नीति का निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिया जाना चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांत और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न जो है वो कथन कारण से संबंधित है। कथन है यूएनओ के सदस्य मानवाधिकारों के अनुपालन के लिए समान या सम्मान बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध होते हैं।
तो ये आपका सही है। और इसके अलावा कारण है कि मानवाधिकार अहस्तांतरीय, नैसर्गिक, स्वतंत्र और अविभाज्य हैं और ये मानवीय प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के माध्यम हैं। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा यूजीसी नेट परीक्षा राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र जो कि जून 2010 में आयोजित हुई थी। इसमें हमने 50 प्रश्नों को हल किया और ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए जो यूजीसी नेट द्वारा आयोजित होंगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परीक्षा कराई जा रही है, उसके आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।